हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, शुरुआत कर दी होगी क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके साथ एक और आपका कल शाम को नोटिफिकेशन आ गया है। वो आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। ट्विटर पे ट्रेंड करवा दिया था आपने, मौज कर दी। ठीक है, आप तो खुश हो ना आप। तो देखिए, बात करने वाले आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए 27 जनवरी 2019 को जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो पेपर आज हम करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से पेपर आया था, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टेंशन मत लेना, तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, आप भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको खुशखबरी का नोटिस दिखा देता हूं कि देखिए सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। बोर्ड की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। ये आपकी यहां पर छूट मिल गई है 3 साल की सभी श्रेणियों में। ठीक है, खुशखबरी आपके लिए बहुत शानदार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट थे जो इससे वंचित हो गए थे इस भर्ती से, क्योंकि ये 2018 में आई थी, उसके बाद अभी आई है। तो आज हम पेपर करने वाले जो 27 जनवरी को पेपर हुआ था 2019 में पहली शिफ्ट का 4 पेपर हुए थे। ये 27 को 2 हुए थे, 28 को 2, चारों पेपर हम करने वाले हैं। आज करने वाले हैं 27 जनवरी का पहली शिफ्ट का पेपर। किस प्रकार से आया था, कैसा आया था, प्रश्न कैसे हैं, अंदाजा लगाइए और फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये पेपर कैसा लगा। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया था। जो मुगल सम्राट था कौन, जहांगीर, उसने शालीमार बाग का निर्माण कहां पे किया था? तो कहां पे किया था? कश्मीर में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट, कश्मीर के श्रीनगर में जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। इसी के साथ ध्यान रखना किसके लिए किया था? नूरजहां के लिए। किसके लिए किया था? नूरजहां के लिए शालीमार बाग का निर्माण किया था, जिनका नाम था मेहरुनिसा। क्या नाम था? मेहरुनिसा। ये भी आपको याद रखा है, नूरजहां का ही नाम था मेहरुनिसा। उनके लिए शालीमार बाग का निर्माण किया था। इसके साथ ही लाहौर में भी एक शालीमार बाग है जिसका निर्माण 1641 ईस्वी में शाहजहां ने किया था। किन्होंने किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने। कब? 1641 में शालीमार बाग का निर्माण किया था। ठीक है, इसके साथ अगला प्रश्न हमारा, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह में सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव रिक्त स्थान में आयोजित किया जाता है। ध्यान से देखिए प्रश्न को कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह में सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? कहां आयोजित किया जाता है? तो कहां पर आयोजित किया जाता है? पुणे में। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। कहां आयोजित किया जाता है? पुणे में आयोजित किया जाता है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? भीमसेन जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? भीमसेन जोशी के द्वारा ये शुरू किया गया था। कौन सा महोत्सव की बात कर रहे हैं? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। यदि आपसे पूछे किसने शुरू किया था तो नाम प्रश्न में ही मिल जाएगा, आपको नाम भीमसेन जोशी के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? इनमें से कौन सा बैंक है जो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? सार्वजनिक पूछा है यहां पे, तो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। जो इलाहाबाद बैंक है ये सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1865 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1865 को इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में और यूको बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी। ये ध्यान रखना आपको। बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना वो कब हुई थी? 1906 में। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में और यूको बैंक की स्थापना 1943 में। साथ ही जो हमारा प्रश्न का आंसर है वो इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1865 को की गई थी। ठीक है,
आई बात समझ में? हो गया पॉइंट क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जो वैदिक सभ्यता है उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो वैदिक सभ्यता थी वो कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई? सरस्वती नदी के तट पर। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपको किस प्रकार के लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी कितनी थी। पहले से आप जीके जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएस वही सेम आपकी, थोड़ा सा यूपीजी की 5-6 जो नंबर की यूपीजी की आएगी उसको छोड़कर सेम टू सेम है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो करते रहिए और साथ में ये आप पढ़ लीजिए, आराम से हो जाएगा। वही सब चीजें आपको वहां पेपर में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? कब की बात कर रहे हैं? जुलाई 1944 में जो संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई ये हमें देखना है। तो कौन सा है वो? आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी कल्पना की गई थी कि इसकी स्थापना की जाए या ना की जाए। यहां पर बात करें विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र बाल सेफ, ये यूनिसेफ है, बाल कोष यूनिसेफ है, यूनिसेफ। ठीक है, ये यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आई बात समझ में? अगला देखिए। अगला है भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। जो ट्रेन 18 है वो कौन सी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा स्थापित की गई? स्थापना उसकी की गई, विकसित किसके द्वारा की गई? तो जो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा ये स्थापित की गई। वर्तमान में ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया? वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया, जो आपकी ध्यान रखना है और लगभग पता भी होगा आपको, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ध्यान तो रखते ही हो। ठीक है ना, तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2018 में भारत के कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? इस प्रश्न का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय, लेकिन आपको बताया, लिखा है यहाँ पर इसलिए गया, बताया जा रहा है इसलिए ताकि आपको पता चले करंट अफेयर के भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है। तो किसके साथ समझौता हुआ था? वो रूस के साथ हुआ था। किसके साथ? रूस के साथ। जो गोवा शिपयार्ड है उस गोवा शिपयार्ड में 2 मिसाइल युद्धपोतों के निर्माण, 2 मिसाइल युद्धपोतों का वहां पर निर्माण किया जाएगा। ये कब हुआ था? नवंबर 2018 में समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी है वो कहां पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कहां पर है? हैदराबाद में। अब बात करें राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में। जो राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कहां पर है? भोपाल में स्थित है। एक और ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, ठीक है, समझ जाना, इतना ही टाइम क्यों वेस्ट करें। लाल बहादुर शास्त्री जो प्रशासन अकादमी है वो आपकी है मैसूरी उत्तराखंड में। कहां पर? मैसूरी उत्तराखंड में। ये जो संस्थान है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, संस्थान से प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नवंबर 2018 में किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? नवंबर 2018 की बात करें, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय यह पूछा गया था कि नवंबर 2018 में किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? तो किस राज्य की कर दी गई थी? जम्मू कश्मीर की। और किसने की थी? उस समय राज्यपाल था सत्यपाल मलिक। उस समय राज्यपाल कौन था? सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर का
उन्होंने क्या की थी, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया था। कब? नवंबर 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, शांति से बैठे रहिए, दिमाग को स्थिर रखिए और आराम से देखते जाइए। इन क्वेश्चनों के माध्यम से सिर्फ आपको यही अंदाजा लगाना है कि प्रश्न कहां से पूछे गए, प्रश्न मेरे को कैसे लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, ये सब चीजें आज आपको नोट करनी है। ठीक है, महाधमनी, ये साइंस का प्रश्न आपके सामने है। महाधमनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी जो है वो बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है। दायां नीले, बायां नीले 4 होते हैं और दायां आलिंद और बायां आलिंद। तो महाधमनी जो है वो बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है। देखिए, महाधमनी के बारे में बात करें तो जो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत, ये ध्यान रखना, ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त प्रवाह होता है किसमें? महाधमनी में ऑक्सीकृत शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। किसके शीर्ष पर स्थित होती है? बायां नीले के शीर्ष पर स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइंस में, बचपन से। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? लोहा जो होता है अर्थात इस्पात जो होता है उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। क्यों? उसको जंग से बचाने के लिए, क्योंकि लोहा जो पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उस पर एक परत जम जाती है जिसको जंग बोलते हैं हम। ठीक है, तो जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, पतली परत, तो फिर वो क्रिया नहीं करता और वो सेफ रहता है। तो यहां पर प्रश्न का आंसर मिल गया आपको। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना, जो जंग से बचाने के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C60 एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में अवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। जो C60 वो क्या एक अणु है जिसमें रिक्त स्थान के रूप में अवस्थित कितने परमाणु होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो क्या होगा, उसमें 12 तो पंचभुज होते हैं और 20 षटभुज होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट। तो साइंस के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है। लो जी, फिर से साइंस का सवाल है, तो 3 से 4 प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेंगे साइंस में। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है जिसमें 80 से 95% क्या होता है? कार्बन होता है। वह कौन सा है? एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रेसाइट। पीट की बात करें तो इसमें 25 से 30% कार्बन होता है। कितना होता है? 25 से 30%। लिग्नाइट की बात करें तो इसमें होता है आपका 50 से 60%। और बिटुमेंस की बात करें तो इसमें 65 से 85% कार्बन होता है। और ये आपका हो ही गया 80 से 95%। किसमें? एंथ्रेसाइट में। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और सबसे कम कौन सा है? पीट है, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। 50 से 60% लिग्नाइट में होता है, 65 से 85% बिटुमिनस में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। रिक्त स्थान, इनमें से किसको छोड़कर जो सभी हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सभी किसके उदाहरण हैं? संघनन बहुलक के उदाहरण है। एक है जो अलग है, वो ही आपका आंसर है। तो कौन सा है वो? पॉलीप्रोपोलिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये क्या है? एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जोड़ बहुलक का उदाहरण है। पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट जो हैं वो संघनन बहुलक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संघनन बहुलक के उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने रिक्त स्थान में कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया है।
उस समय का प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक कार्यालय बनाया जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांडदूत नियुक्त किया। तो ये कहां पर बनाया था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कानपुर, उसने न्यूयॉर्क में कार्यालय बनाया था। वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उस कार्यालय में पूर्व छात्र जो था संजीव खोसला, उनको संस्थान का क्या किया? विदेशी ब्रांडदूत नियुक्त किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपकी पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति है उसी में से प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता में पुरुष अभ्यर्थियों को कितनी दौड़ने की जरूरत होती है? तो यहाँ पर जो आपकी पुलिस विज्ञप्ति है, जो आपका नोटिफिकेशन है, उसी से सवाल उठा लिया गया है और पूछा गया है कितनी दौड़ करनी होती है, किसको? पुरुषों को। तो कितनी होती है? वो ही होती है जो आपकी अब नोटिफिकेशन में आई है, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे महिलाओं या अर्थात लड़कियों के लिए, तो वो आपकी होती है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। 14 मिनट में 2.4 या 2400 मीटर बोल सकते हैं, 14 मिनट में। और लड़कों के लिए है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो किसने शपथ ग्रहण की थी? राम नाईक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो 22 जुलाई 2014 को यूपी के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? राम नाईक ने। वर्तमान में यूपी का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? मुरादाबाद। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो मुरादाबाद है, ये यहां पर पीतल का काम बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद की स्थापना जो है वो 1600 में की गई थी। किसके द्वारा? मुराद के द्वारा। किसके द्वारा? मुराद के द्वारा 1600 ईस्वी में मुरादाबाद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। देखिए प्रश्न को कितना डीपली लेके गया है। शाहजहां के पोते, शाहजहां के दूसरे बेटे के साथ युद्ध को, ये सीधा सीधा भी प्रश्न पूछ सकता था, लेकिन थोड़ा सा घुमाया है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था वो उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध था। उत्तराधिकार का क्या था? निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या था कि शाहजहां का जो दूसरा बेटा था शाह शुजा, उसको शाहजहां के पोते ने हराया था। और शाहजहां का पोता कौन था? सुलेमान सीखो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, सुलेमान सिको ने। किस युद्ध में? बहादुरपुर के युद्ध में। याद रखना कब हुआ था? 1658 ईस्वी में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जो कि उत्तराधिकार का निर्णायक युद्ध साबित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? किसकी बात कर रहे हैं हम? फिरोजाबाद की बात कर रहे हैं कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो फिरोजाबाद में किसका उत्पादन? कांच की चूड़ियों का। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो कांच की चूड़ियां हैं उनका उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। पेपर कैसा लग रहा है? ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना? पेपर ठीक ठाक है, मीडियम पेपर है, आसानी से कर सकते हो। 30+ आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो तैयारी कीजिए। थोड़ा सा लेवल भी यदि बढ़ेगा, क्योंकि 5 साल बाद भर्ती आई है, तो थोड़ा लेवल तो बढ़ेगा ही। एग्जामिनर का दिमाग भी थोड़ा विकसित हुआ है और आपका तो हुआ ही है। पढ़ा आपने कितने साल हो गए तैयारी करते हुए। यदि अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेपर अच्छा बनेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, वर्दी मिलेगी यदि मेहनत करोगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
कौन सा कथक घराना उसे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान अधिक देता है? देखिए, कौन सा कथक घराना है उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो कौन सा है वो आपका ये है, यहाँ पर है बनारस घराना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो कथक है इसका जो बनारस घराना है वो नटवर नृत्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए? नटवरी नृत्य के लिए। किसके लिए? नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और कथक का जो बनारस घराना है वो किसके लिए जाना जाता है? नटवरी नृत्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। देखिए, जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार जो महाकाव्य रामायण है उसमें जो भगवान श्री राम है वो किसके शासक थे? अयोध्या की। जो राजधानी थी किसकी? कौशल की। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आए थे। और इससे थोड़ा लेवल यदि आप समझे कि हाँ ठीक इतने साल हो गए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है, और कुछ नहीं, पेपर बढ़िया आएगा, बढ़िया आपके नंबर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? कौन सा भारतीय था जिसने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? अमर्त्य सेन ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अमर्त्य सेन ने 1998 में क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब बात करें सीवी रमन की, तो इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 में। कब मिला था? 1930 में। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था। कब? 2014 में। कब दिया गया था? 2014 में। ठीक है। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, अमर्त्य सेन को 1998 में किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में, और हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में सन लिखे 1968 में। कब? 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? जो भारतीय मुक्केबाज हैं एमसी मैरी कॉम, उनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनब्रेकेबल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए, ऑप्शन देखिए, प्लेइंग टू विन, ये है आपकी साइना नेहवाल। जो साइना नेहवाल है, अब साइना नेहवाल कौन है? सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उनकी आत्मकथा है प्लेइंग टू विन। अब बात करें, ये नो है, नो होल्डिंग बैक। जो नो होल्डिंग बैक है ये आत्मकथा है वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं माइकल होल्डिंग। कौन है? माइकल होल्डिंग। इनकी ये आत्मकथा है नो होल्डिंग बैक। अब बात आती है इम्परफेक्ट की, तो इम्परफेक्ट के लेखक कौन है? संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर। अब ये संजय मांजरेकर कौन है? भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं संजय मांजरेकर। किस पुस्तक के लेखक हैं? इम्परफेक्ट के। फिर से देख लीजिए, प्लेइंग टू विन आत्मकथा है साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल जो कि क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। अनब्रेकेबल की बात करें तो मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम की पुस्तक है, आत्मकथा है। नो होल्डिंग बैक की बात करें तो वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं माइकल होल्डिंग, उनकी आत्मकथा है। और इम्परफेक्ट किसने लिखी थी? संजय मांजरेकर ने, जो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? उस समय करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, पुरस्कार और सम्मान, कल मैंने बताया था सिलेबस जीके जीएस का, उसमें बताया था 1% यहां से पूछा जाता है। तो उस समय जीता था बाहुबली 2 ने द कॉन्क्लूजन, जो कि फिलहाल हमारे काम का नहीं है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए
वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नोर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था जो किसी काम का नहीं है। नोबेल पुरस्कार जो फिलहाल है उनके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे, उनको अच्छी तरह से आपको बता देंगे। तो ये थे निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका के। हमारा कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताना कि पिछले एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसी वजह से प्रत्येक प्रश्न ऐड किया गया है। सर्च कर लेना कहीं पे भी जाके, यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 27 जनवरी प्रथम शिफ्ट का ये पेपर है। सारे के सारे वो कि वो प्रश्न है, कोई भी प्रश्न मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, क्योंकि आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। जो पेपर है वो ही बताऊंगा, दूसरा पेपर नहीं बताने वाला कि कोई भी उठा दिया और बता दिया कि ये पेपर आया था। ये मैंने टाइप किया अपने हाथों से, ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो कौन सा? ये फिशिंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहां पर देखिए ट्रोजन है, इसके आगे एक और नाम होता है ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है? कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कंप्यूटर वायरस है। कौन सा? ट्रोजन हॉर्स क्या है? कंप्यूटर वायरस है। मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, कौन से जिले में? बस्तर जिले में। नदी की बात करें इंद्रावती नदी पर, कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर। ऊंचाई की बात करें 90 फीट इस जलप्रपात की ऊंचाई है। जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर ऊंचाई है 90 फीट। यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। ऊंचाई है 90 फीट। कितनी है? 90 फीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? जहां पर मैंने बताया था कि देशों के राजधानी और मुद्राओं से प्रश्न एक पूछा जाता है, वो आपके सामने है। वेनेजुएला की राजधानी है आपकी, कौन सी है? कराकस। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। निकोसिया की बात करें तो ये आपकी साइप्रस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? साइप्रस की। सान सल्वाडोर जो है अल सल्वाडोर की राजधानी है। अल सल्वाडोर की राजधानी है। क्विटो की बात करें इक्वाडोर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। और कराकस जो आपकी वेनेजुएला की राजधानी है। तो ये मुद्रा और राजधानियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसका है? थोरियम का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में थोरियम का जो कि एक रेडियोधर्मी धातु है, विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। जो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? टैजमेनिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जो टैजमेनिया है ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ऐसा है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है और 3 ऐसे हैं जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। देखिए, नासिक जो है वो भी गोदावरी नदी के तट पर है, नांदेड़ और निजामाबाद। नवसारी जो है ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। और ये पूर्णा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलम संजीव रेड्डी के बाद कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी जो थे उनके बाद भारत के जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन बने थे? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति बने थे, इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण फैक्ट है जो किसी राष्ट्रपति से संबंधित नहीं, इन्हीं से संबंधित वो फैक्ट है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। कौन था? बिंदुसार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिंदुसार के बाद शासन किया था किसने? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। देखिए हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन शासक था थानेश्वर का। किसका था? थानेश्वर का। और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हेनसांग आया था। कौन आया था? हेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेखेला चादर यह है रिक्त स्थान राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। जो मेखेला चादर है ये किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है? तो किस राज्य की महिलाओं के द्वारा? असम राज्य की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? प्रश्न सभी हैं, इजी भी है, मीडियम भी है, कुछ हार्ड भी है, कुछ है, कुछ परसेंट 1-2% ज्यादा प्रश्न नहीं यहाँ पर हार्ड। पेपर देख लिया आपने, 36% पे आ गए, 2 ही प्रश्न बचे हैं क्योंकि 38 प्रश्न ही आते हैं। पेपर का पता लग गया होगा कैसा पेपर है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना आपको ये पेपर कैसा लगा। तो जो अगला पेपर होने वाला है उसको फोड़ना है, ठीक है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? बांग्लादेश का। किसका लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन को रिक्त स्थान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। जो वर्गीज कुरियन थे वो श्वेत क्रांति के जनक थे। कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। ये मैं आपको बता चुका हूं। और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। लास्ट हमारा प्रश्न आज का देखिए, भारत में वर्तमान में भारत के संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारत के संविधान के कितने भाग हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उस समय भी इंपॉर्टेंट था और आज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आप रट लगाए फिरते हो 22 भाग है, 22 भाग है, 22 भाग है। देख लो ऑप्शन है क्या 22 भाग है? क्या ऑप्शन नहीं है। तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट। क्यों 25 भाग हैं? क्योंकि देखिए 22 भाग तो सभी को पता है, यहां पर ध्यान से देखना, 22 भाग सभी को पता है कि 22 भाग हैं। आपको पता होगा भाग 4 का कै भी आपने देखा है, भाग 9A देखा है, या फिर इसको भी ए बोल देते हैं, 9A और 9 भी देखे हैं। एक आपका भाग 14 है, 14A है। ठीक है, तो कितने हो गए? 22 तो थे, 23, 24, 25 और 26। कितने हो गए? 26। ऑप्शन में कितने हैं? 25। लेकिन आपको पता है जो भाग 7 था वो निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया था। तो कितने बचे? भाग 25 हैं। कितने हैं? भाग 25। ठीक है, ये समझने वाली बात है, ध्यान रखना। भाग कितने हैं? 25 हैं। 12 अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आर्टिकल 395, 395। आ गई बात समझ में? तो ये था आपका पेपर। कैसा लगा आपको पेपर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस प्रकार के प्रश्न थे ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम पेपर करने वाले 27 जनवरी का ही सेकंड शिफ्ट का पेपर, फिर 28 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो ये 4 पेपर हम करने वाले हैं। आज एक मैंने आपको करवा दिया है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ पहुंचा देना इसको कि देख ले भाई पिछला पेपर किस प्रकार से आया था और तैयारी शुरू करनी है। 7 तैयारी शुरू करो, 7 सिलेक्शन लो, मजा ही अलग है 7 नौकरी करने का। तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर आने वाले धमाकेदार क्लास। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अब से शुरू करें यूपी पुलिस की इंपॉर्टेंट क्लास, जीके जीएस की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब कुछ यहां पर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।